पहाड़ों की वादियों में मेरा बसेरा है। इंसानों की बस्तियों में सिर्फ अंधेरा है। जिसे दिल दिया उसे साथ ले जाऊंगी, इस जहां से दूर अपनी दुनिया बसाऊंगी। सुबह का वक्त है। राजकुमार गौतम चोरी छिपे पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बार बार मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहा होता है। वहीं वीर एक घने पेड़ के पीछे छिप जाता है। हाँ, मुझे 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 किसी भी हाल में राजकुमार गौतम की नजरों में नहीं आना है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ। राजकुमार गौतम जैसे ही पहाड़ों के बीच बने एक ऊंचे झरने के पास पहुंचता है, अचानक वहां से राजकुमार की एक भयानक चीख गूंजती है। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये क्या? ये तो राजकुमार गौतम की चीख है। मुझे तुरंत उनके पास जाना होगा। हाँ, हाँ, हाँ। वीर भागते हुए झरने के पास जाता है, पर वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। राजकुमार गौतम वहां दिखाई नहीं देते। ये कैसे हो सकता है? राजकुमार! राजकुमार! अरे कहाँ चले गए आप? ईश्वर, मुझे राजकुमार को ढूंढना ही होगा। राजकुमार! राजकुमार! वीर झरने के आसपास और झाड़ियों में सब जगह ढूंढता है, पर राजकुमार का कोई पता नहीं चलता। तभी इतने में पीछे से राजा वीरेंद्र वहां भागते हुए आते हैं। वीर! ये तुमने क्या किया वीर? अरे मैंने तुमसे साफ कहा था कि मेरे बेटे को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल मत होने देना। वो आंचरी ले गई, मेरे बेटे को ले गई। वो आंचरी है, आंचरी। तुम जानते हो ना क्या मकसद है उसका? मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बस देख ही रहा था। मैं अब मेरे बेटे को कोई नहीं बचा सकता वीर, कोई नहीं। उस आंचरी के चंगुल में फंसने के बाद मेरे बच्चे का मुंह मैं दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, कभी नहीं। क्या होगा इस राज्य का? राजा वीरेंद्र अपनी आंखों में आंसू लिए रोते हुए जमीन पर बैठ जाते हैं, जैसे खोने को अब उनके पास कुछ ना हो। पहाड़ों के बीच वीर अपनी पत्नी तारा के साथ एक झोपड़ी में रहता है। तारा बहुत ही बीमार बिस्तर पर सोई हुई थी। क्या बताऊं, तुम इतने महीने से बीमार हो तारा, और देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, आज मैं कुछ ज्यादा पैसे कमा लूंगा जिससे कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक है? हाँ। वीर परेशान होकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ता है और घने जंगलों में आगे बढ़ जाता है। आज तो अच्छे वाले बांस काटूंगा ताकि टोकरी अच्छी बने और फिर बाजार में उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। हाँ। इतना कहकर वीर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे झाड़ियों के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई पड़ती है। अरे, यहाँ तो कुछ है भी नहीं, पर इन झोपड़ियों के पास ये चमकती हुई रोशनी कैसी है? चलो चलकर देखता हूँ। फिर वीर जैसे ही झाड़ियों के पास जाता है तो वहाँ एक खाली पिंजरा रखा होता है। अरे, ये क्या है? इतने घने जंगल में ये खाली पिंजरा कहाँ से आया? लेकिन चलो, अब आ ही गया है तो मैं इसे ले ही जाता हूँ। फिर वीर जैसे ही उसे छूता है वो सुनहरे रंग में चमकने लगता है। अरे दादा, रे दादा, ये तो कोई साधारण पिंजरा नहीं लग रहा। कोई जादुई पिंजरा होगा। वाह! क्या बात है, यानी कि इसे बेचने पर अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे।
चलो ले लेता हूँ। फिर वीर वो पिंजरा ले लेता है। वो जैसे ही पिंजरा हाथ में उठाता है, अचानक हवा शांत हो जाती है और चारों तरफ एक अजीब सा माहौल हो जाता है। अरे ये क्या? बाप रे, अभी तो इतना आंधी तूफान जैसी हवा चल रही थी और अचानक से एकदम से इतनी शांति कैसे हो गई? क्या बात है। चलो कोई नहीं, ये खाली पिंजरा तो शायद हमारी किस्मत में 4 चांद लगा देगा। चलो। फिर वो पिंजरा लेकर घर आ जाता है और उसे रख देता है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। जैसे ही शाम का सूरज ढलता है, तभी एक रहस्यमयी लड़की आंचरी वीर के घर आकर दरवाजा खटखटाने लगती है। वीर बाहर आता है। वाह, क्या बात है, कितनी खूबसूरत लड़की है। और ये यहाँ इस वक्त? ये बताओ, कौन हो तुम और मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? वो पिंजरा तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था। हैं? क्यों? क्या बात है भाई? और तुम उस पिंजरे के बारे में कैसे जानती हो? लड़की बिना कोई जवाब दिए वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वो पैरों में घुंघरू पहने होती है जो छन छन करके बजते हैं। अरे अरे अरे, सुनो, ए। वाह भाई, गजब है। पता नहीं कौन लड़की है। आज से पहले तो मैंने इसे गांव में कभी नहीं देखा। और इसके ये चलने की चमक देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई बड़ी बात छिपा रही है। हाँ, लेकिन हटाओ, मुझे क्या, मुझे इस बात को नजरअंदाज करना चाहिए और बाजार में जाकर वो पिंजरा बेचना चाहिए। चलो, अभी तो रात होने में वक्त है, तब तक बाजार से ये पिंजरा बेच के आता हूँ। फिर वो पिंजरा लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और बाजार में बैठ जाता है। पिंजरा ले लो, पिंजरा, एकदम मजबूत पिंजरा ले लो भाई। पिंजरा एकदम मजबूत कड़क पिंजरा है भैया, कड़क, एकदम शानदार है। बाबूजी देख लो, अरे देख तो लो, एक बार पकड़ के देख लो। अरे भाई, मजबूत और सुनहरा पिंजरा है। ऐसे पिंजरे तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। ले लो ले लो ले लो। लेकिन सभी गांव वाले वहाँ आते हैं और पिंजरा देखते ही अजीब नजरों से घूरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। चक्कर क्या है? माने इतने सारे गांव वाले देखने आए पर कोई ये पिंजरा ले क्यों नहीं रहा है? अरे ओ व्यापारी, ए भैया, आप तो पुरानी चीजों की खरीदारी करते हो ना, ले लो। व्यापारी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पिंजरे को गौर से देखता है। हाँ वीर, मैं पुरानी चीजों की खरीदारी तो करता हूँ, लेकिन मुझे ये पिंजरा नहीं चाहिए भैया, ना। हैं? पर काहे भैया, इसमें ऐसी क्या खराबी है कि आपको नहीं चाहिए एकदम? क्या तुम्हें इसका सच नहीं पता क्या? अरे भैया, ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसके सामने खड़ा होना भी ठीक नहीं है, समझे? इतना कहकर व्यापारी और बाकी सभी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। कोई कहता है खतरनाक है, खड़े न हो तो करें क्या, पिंजरे में खुदा ही घुस जाए का? हाँ, नहीं तो पता नहीं आखिर कोई इस पिंजरे को खरीद काहे नहीं रहा है। सब इतना घबरा क्यों रहे हैं? चलो, लगता नहीं है कि यह पिंजरा बिकने वाला है। मुझे अब घर जाना चाहिए। अब तो पूरी तरह से रात भी हो गई है। चलो। फिर वीर वो पिंजरा लेकर उदास होकर अपने घर आ जाता है। आज इस पिंजरे की वजह से मैं ना ही एक भी बांस काट पाया और ना ही टोकरी बना पाया। मैंने सोचा था कि इस पिंजरे को बेचकर अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अरे इस पिंजरे से तो मुझे कुछ हो नहीं मिला। ऊपर से 4 बातें लोग बाग और सुना गए। खतरनाक है, ये है, वो है, पता नहीं क्या है ये। वीर परेशान होकर वहीं सो जाता है और जैसे ही उसकी थोड़ी सी आंख लगती है, फिर आंचरी उसके दरवाजे पर आ जाती है। आंचरी उस पिंजरे को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ पिंजरे तक पहुंच ही नहीं पाता, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो।
तभी वीर की आंखें खुल जाती हैं। हैं? अरे ये क्या? तुम कौन हो? और तुम्हारा हाथ यहाँ रुक क्यों गया? कौन हो तुम? तभी इतने में घर के बाहर से गुजर रहा एक बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही आंचरी को देखता है वो नजर झुका लेता है। हैं? ये क्या? ये काका तो हर वक्त मेरा और मेरी पत्नी का हाल चाल समाचार पूछते हैं, लेकिन आज तो ये बिना कुछ कहे एकदम सरपट नजर झुकाकर जले क्यों गए? ए लड़की, क्या? कौन तुम? और बिना बताए मेरे इस घर में क्या कर रही हो? हैं? तभी इतने में तारा की आंखें खुल जाती हैं और वो आंचरी को देखते ही खुशी से झूम उठती है। ये क्या, तुम आ गई? मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। वीर जी, मैंने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन मैं इसे जानती हूँ। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो तारा के सारे दोस्तों को जानता हूँ, क्योंकि बीमार होने पर सभी यहाँ आते थे, पर कभी इसके बारे में तो मैंने जाना नहीं, देखा नहीं। हैं? जी, हाँ, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी से मेरी दोस्त के लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। तभी आंचरी मुस्कुराते हुए तारा के पास आकर बैठ जाती है और वीर पानी का ग्लास पास रख देता है। तभी तारा अचानक पूरी तरह से बैठ जाती है। हैं? ये क्या? अरे तुम्हारे पैर में तो तकलीफ थी तारा, तुम तो बैठ भी नहीं पाती थी, फिर तुम बैठ क्यों गई भाई? पैर नहीं दुख रहा? अरे जी, आप चिंता मत करो, अब मेरी दोस्त आ गई है ना, देखना मैं धीरे धीरे कितनी जल्दी ठीक हो जाती हूँ। तारा मुस्कुराते हुए आंचरी से बात करने लगती है और ऐसे ही धीरे धीरे तारा की बीमारी कम होने लगती है। जब से ये आई है तब से मेरी पत्नी लगातार ठीक होती जा रही है। अब लगता है कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। वीर मुस्कुराने लगता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। वाह यार, अच्छी बात है। चलो, अब तो खुशी से बांस काट कर टोकरी बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी अब ठीक हो रही है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसे और खुश रखने के लिए। वीर जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति और गोरख उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ए वीर, कहाँ जा रहा है? मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। अरे गोरखा काका, क्या बात है काका, आपने तो मुझसे कभी बात भी नहीं की, और आज बताइए क्या बात है? वो पिंजरा कहाँ है? उस पिंजरे को हम लोगों को उसके बारे में जानना है। सच सच बताओ, कहाँ है वो? सही बात है। उस पिंजरे के बारे में हम लोगों को जानना है। आखिर तुमने उस पिंजरे को कहाँ रखा है, बताओ। अरे इतने दिनों से आप लोगों ने उस पिंजरे के बारे में तो कभी ना पूछा, आज क्यों? तभी अचानक बूढ़े व्यक्ति के सीने में तेज दर्द होता है और वो सीना पकड़कर वही जमीन पर बैठ जाता है। अरे काका, ए काका, ए काका, उठो! अरे आपको क्या हो गया काका? नहीं 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 नहीं, ओ फिर से वही हो रहा है। मुझे जल्दी से इन्हें लेकर वैद्य जी के पास जाना होगा। फिर गोरख बिना कुछ कहे बूढ़े व्यक्ति को सहारा देकर वहाँ से लेकर चला जाता है। नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ तो बात है। जरूर इनका और उस पिंजरे के बीच में कोई ना कोई तो गहरा संबंध है। मुझे इन लोगों का पीछा करना चाहिए। फिर वीर उन दोनों का पीछा करने लगता है। गोरख उस बूढ़े व्यक्ति को एक झोपड़ी के अंदर ले जाता है और कुछ ही देर में बूढ़ा व्यक्ति ठीक होकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ जाता है। ए काका, हमें अब वो करना ही होगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो चलते हैं, चलो। फिर दोनों जंगलों की तरफ चले जाते हैं। ये काका तो अभी एकदम ऐसे बीमार पड़े थे, लग रहा था कि हार्ट अटैक आ गया है। ये अचानक से ठीक कैसे हो गए? और ये लोग जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करके देखना चाहिए। रुक जाओ। फिर वीर उन दोनों का पीछा करने लगता है
और चलते चलते रात हो जाती है। एक तो रात होने वाली है, पर ये लोग रुक नहीं रहे हैं। कहाँ जाएंगे घने जंगल में, क्या कहूँ मैं। तभी बूढ़ा व्यक्ति और गोरख जंगल में छिपकर किसी पुराने रहस्य की बात कर रहे होते हैं। अरे जब तक वो कली नहीं खिलेगी ना, तब तक वो परछाई उस लोहे की कड़ियों में तड़पती रहेगी। और जिस दिन वो पिंजरा खुला ना, पूरा पहाड़ राख बन जाएगा। वीर उनकी बातें पूरी तरह नहीं सुन पाता, बस एक नाम सुनता है, आंचरी। हैं? आछरी? जो कैसा नाम है, आछरी है? लेकिन मुझे क्या, मुझे अब जाना चाहिए। ये लोग इतनी दूर आ गए थे, ये सब फालतू की बातें करने के लिए यहाँ इतनी दूर आए थे। मैंने पूरी बात भी नहीं सुनी। पता नहीं क्या ये लोग कुचुर पुचुर लगे हुए हैं। वीर परेशान होकर वहाँ से घर वापस आ जाता है और ऐसे ही अगली सुबह होती है। आंचरी जैसे ही घर से बाहर निकलती है कि तभी गांव वाले उसे घेर लेते हैं। अरे अब सच बताओ, तुम आछरी हो ना? नहीं, जिसे तुम ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं जानती। अरे तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन कोई बात नहीं। अरे कब तक अपना सच छुपाओगी? एक न एक दिन हम लोग तुम्हारा सच पता लगा ही लेंगे। फिर गांव के सभी लोग परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूर खड़ा वीर ये सारी बातें सुन लेता है। ये सुनकर वीर और ज्यादा उलझ जाता है। वो उसके आंसू देखकर उसकी बात मान लेता है। जो लड़की किसी की जान बचाने के लिए हर वक्त रो देती है, वो भला किसी का बुरा कैसे कर सकती है? गांव वाले ही इसके पीछे पड़े हैं। आंचरी देखती है कि वीर उसके जंगल में फंस रहा है। वो सबसे नजर बचाकर सीधे वीर की आंखों में देखती जाती है। उसकी आंखों में कोई जादुई रहस्य छिपा था। तभी वीर के सामने पुराने मंजर घूमने लगते हैं। 6 साल पहले की बात है। वीर महल में एक सेवक था। वो राजकुमार का खास वफादार था और राजकुमार हर दिन पहाड़ों में जाता था। तभी एक दिन राजकुमार गौतम वीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वीर, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? नहीं, मैं आपके साथ कहाँ जा सकता हूँ? वीर, मैंने कहा ना तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, क्योंकि पिताजी ने मुझे राजमहल से अकेले जाने से मना किया है। तुम मेरे वफादार के साथ साथ मेरे दोस्त भी हो। तुम्हारे सिवा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता भाई, समझो। अरे अब यही दोस्ती, ठीक है चलिए, क्या कहें आपको भी। अब अगर यही उपाय है तो चलिए, चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए। फिर वीर और राजकुमार गौतम वहाँ से निकल पड़ते हैं और पहाड़ी पर चले जाते हैं। हाँ, तुम यहीं रुको, मैं अपने दोस्त से बात करके आता हूँ। वो तालाब के किनारे इंतजार कर रही होगी, ठीक है? फिर राजकुमार गौतम आगे बढ़ जाते हैं। ओहो, वैसी कौन सी दोस्त है जिसके लिए राजकुमार को यहाँ इस तरह से छुप छुपा कर आना पड़ा? चलो मैं भी तो देखूं कौन है वो। फिर एक पेड़ के पीछे छिपकर वीर देखने लगता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अरे चलो हटाओ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो चलो यहीं से पहरा देता हूँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन वीर महल में घूम रहा होता है कि तभी राजा वीरेंद्र वीर के सामने आ जाते हैं। वीर, राजकुमार किसी के प्रेम में पड़े हैं और तुम हमारे साथ मिल जाओ बेटे। राजकुमार की जिंदगी का सवाल है, उनको खतरा है। एक काम करो, उस लड़की का पता करो कि कौन है, क्या है, कहां से आती है, कहां जाती है। कोई अच्छी लड़की होती तो हम शादी करवा देते। ठीक है महाराज, मुझे देखिए सही बताऊं तो ये सब नहीं पता था, लेकिन अगर ऐसी बात है तो ठीक है। अब से मैं राजकुमार पर हर पल नजर रखूंगा, ठीक है? फिर वीर वहां से निकल पड़ता है
और वो जैसे ही पहाड़ों पर जाता है तभी आंचरी राजकुमार से बात करते हुए दिखाई पड़ती है। हैं ये लड़की? बाप रे, इसके बाल कितने लंबे हैं। अरे दादा रे दादा, इसकी आंखें इतनी विचित्र क्यों हैं? ये कोई रहस्यमय लड़की लग रही है। आज से पहले तो मैंने कभी इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा। ये इंसान तो नहीं है, डायन और चुड़ैल भी नहीं है, कहे कि वो तो बड़ी खौफनाक होती हैं। फिर ये लड़की है क्या चीज? हाँ, क्या ये परी है? अरे परंतु परी के तो पर होते हैं, इसके तो पर भी नहीं है। कौन बला है ये? तभी राजकुमार गौतम वहाँ से उठकर गांव की ओर जाने लगते हैं। वीर छिप जाता है। अचानक आंचरी की जादुई आंखों से तेज रोशनी निकलती है और वो एक मायावी वस्त्र पहनकर एक खूबसूरत डरावना गाना गाने लगती है। पहाड़ों की वादियों में मेरा बसेरा है, इंसानों की बस्तियों में सिर्फ अंधेरा है। जिसे दिल दिया उसे साथ ले जाऊंगी, इस जहां से दूर अपनी दुनिया बसाऊंगी। ये गाना सुनते ही वीर के होश उड़ जाते हैं। यानी कि ये राजकुमार को अपने साथ ले जाना चाहती है। मुझे जाकर इसको रोकना होगा। फिर उसके कदम वहीं रुक गए। आप समझा ये क्या है? ये तो एक आंचरी है। इसका मतलब कि परी की तरह ये भी धरती पे उतरने लगी। परंतु डर इस बात का है कि परी तो नेक होती है और आंचरी ये तो सुंदरता के पीछे एक खौफ की आखिरी पीढ़ी है। इससे ज्यादा भयानक कोई हो ही नहीं सकता। हे भगवान, इसका मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे ज्ञानी बाबा के पास जाना होगा। हाँ। फिर वीर वहाँ से निकल पड़ता है और घने जंगलों से होते हुए एक कुटिया में पहुँच जाता है जहाँ ज्ञानी बाबा बैठे होते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। आओ बेटा, बताओ कैसे आना हुआ। तभी वीर ज्ञानी बाबा को सारा सच बता देता है। सुनो वीर, वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक आंचरी है। ये वो जीव है जो पहाड़ी इलाकों में रहती है। एक परी की तरह दिखती है। ये उड़ती नहीं है, पर इनमें शक्तियां काफी होती हैं। लेकिन ये इंसानों की दुश्मन होती हैं। लोगों को भटकाना इनका काम है और ये जिससे एक बार आकर्षित या जुड़ गई उसको अपने साथ पहाड़ी की गहराई में ले जाती हैं। वो राजकुमार को अपने साथ ले जाने वाली है क्योंकि वो प्रेम भी कर रही है और इनका प्रेम पत्थर तक को तोड़ सकता है। राजकुमार को कुछ हुआ तो राज्य का विनाश हो जाएगा। मैं सही बताऊं, मैं बिल्कुल ऐसे ही उसके गाने में सुन रहा था ज्ञानी महाराज, बिल्कुल यही चीज। अगर उसे वश में करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्हें फूल और खुशबू बहुत पसंद होती है, इसीलिए वो अक्सर पहाड़ी में झरने और फूलों के बीच ही आती हैं। अच्छा, तो अब हमें क्या करना होगा बाबा जी? तुम्हें उसे अपने वश में करने के लिए रुको, मैं तुम्हें एक चीज देता हूं। तभी ज्ञानी बाबा मंत्र पढ़ते हैं जिससे एक सुनहरा पिंजरा प्रकट होता है। ओम। ये पिंजरा ले जाओ और साथ में ये औषधि। ये एक ऐसा बभूत है जिसे जैसे ही तुम उस फूल के बगीचे पर छिड़क दोगे वो सारा फूल एक महक में तब्दील हो जाएगा। एक ऐसी जादुई महक जिसे सूंघते ही वो वहां जाएगी और उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी और फिर तुम उसे वश में कर सकते हो।
ठीक है बाबा जी। फिर वीर पिंजरा लेकर वहां से निकल पड़ता है और उसी पहाड़ी के खूबसूरत झरने के पास पहुंच जाता है। ओ, यही वो झरना है ना जहां अक्सर राजकुमार से मिलने आती है। अब देखो, मैं इस झरने के पास ये भभूत छिड़क देता हूँ। इसकी मदद से इसकी खुशबू एक अलग ही महक में बदल जाएगी और फिर इस पिंजरे में तुम्हें कैद होने से कोई नहीं बचा सकता आछरी। इतना कहकर वीर मुस्कुराने लगता है और वीर पिंजरा रखकर वहां से चला जाता है। तभी राजकुमार चोरी छुपके वहां आ जाता है। आज क्या हो गया आछरी? क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या हो गया बताओ। अब मुझे अच्छे से पता है कि इस वीर ने यहाँ पर मेरी इस खुशबू को इस पिंजरे की महक में बदलना चाहा है। वो क्या सोचता है कि मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मैं इस पिंजरे में आ जाऊंगी? कभी नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर सामने देखते हुए बोलती है, राजकुमार, ये देखिए पिंजरा कितना खूबसूरत है। आज से पहले तो हमने यहाँ ऐसा पिंजरा कभी नहीं देखा। हाँ, ये बात तो सही है। चलो देखते हैं कि आखिर इस पिंजरे में है क्या। फिर राजकुमार गौतम जैसे ही पिंजरे को हाथ लगाते हैं, अचानक तेज रोशनी के साथ वो उस पिंजरे में समा जाते हैं। ओ, ओ, ये क्या? मैं इस पिंजरे में कैसे आ गया? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो मुझे यहाँ से। राजकुमार घबराओ मत, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। मेरी दुनिया में मेरी मलिका माँ है जो ऐसी शक्तियों को तो बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए तो मैं कहती हूँ अभी मैं तुमको यहाँ से बाहर निकालती हूँ। जैसे ही आंचरी पिंजरे को उठाने की कोशिश करती है, वो पिंजरा बिल्कुल भी नहीं छू पा रही थी। ये क्या? ये पिंजरा फिर से मैं इसे छू क्यों नहीं पा रही हूँ? लगता है इस पिंजरे को वीर के सिवा कोई नहीं उठा सकता। मुझे कुछ भी करके इस पिंजरे को अपनी दुनिया में ले जाना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अगला षड्यंत्र भी अच्छी तरह से पता है। तभी आंचरी राजकुमार गौतम को पिंजरे में अदृश्य कर देती है। तभी राजकुमार की एक भयानक चीख गूंजती है। हाँ, नहीं, ये क्या? ये तो राजकुमार गौतम की चीख है। मुझे तुरंत उनके पास जाना होगा। ये कैसे हो सकता है? राजकुमार, आप कहाँ चले गए? ईश्वर, मुझे राजकुमार को ढूंढना ही होगा। राजकुमार! वीर झरने के आसपास और झाड़ियों में सब जगह ढूंढता है, पर राजकुमार का कोई पता नहीं चलता। तभी इतने में पीछे से राजा वीरेंद्र वहां पहुंचते हैं। वीर, ये तुमने क्या किया वीर? मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि मेरे बेटे को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल मत होने देना। वो आंचरी ले गई मेरे बेटे को। वो मेरे बेटे का दिमाग खा जाएगी, उसका यही तो असली काम है। वो ले गई। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं अब मेरे बेटे को कोई नहीं बचा सकता। उस आंचरी के चंगुल में बसने के बाद मेरे बच्चे का दिमाग अब उसके वश पे नहीं रहेगा। राजा वीरेंद्र अपनी आंखों में आंसू लिए रोते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी वीर आगे बढ़कर पिंजरा देता है। ये क्या? अभी तक इस पिंजरे में वो फंसी क्यों नहीं है? तभी इतने में पेड़ के पीछे से तेज रोशनी आती है और अचानक वीर वही बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी आंचरी जोर जोर से हंसने लगती है। मूर्ख कहीं का, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे पकड़ पाओगे? कभी नहीं। तुमने मेरा राज जान लिया तो तुम्हें अब अपनी यादों को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। तुम सब कुछ भूल जाओगे कि तुम कौन हो और यहाँ किस मकसद से आए थे।
ना ही तुम किसी राजकुमार को याद रखोगे और ना ही तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें याद रखेगा। तभी आंचरी मुस्कुराते हुए फिर से अचानक रोने का नाटक करने लगती है और वीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मुझे माफ कर दो वीर, अब मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के साथ नहीं रह सकती, वरना मेरे साथ साथ गांव वाले तुम दोनों का भी जीना मुश्किल कर देंगे। आंचरी रोने का नाटक करके जाने लगती है। तभी वीर उसे रोकता है। नहीं 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 नहीं, तुम रुक जाओ, रुको। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है। तुम्हारे साथ जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है। तुम अब मेरे ही घर में रहोगी। चलो, दुनिया वाले कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अरे भाई, जब मैं तुम्हें रखने को तैयार हूं, दुनिया से क्या लेना देना। आओ। तभी वीर उसे रोककर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ बिस्तर पर बैठी तारा उन्हें देखती है। कहाँ रह गई थी तुम? मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। चलो, आखिरकार मैंने जो जादू किया वो जादू मेरा काम कर गया। इसे मैंने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अब बस किसी भी तरह ये वीर इस पिंजरे को खोल दे, तभी मेरा प्रिय मुझे मिल जाएगा, जो इतने वर्षों से अधूरा है। फिर वो सामने देखते हुए बोलती है, वीर, तुम्हारे पास ये पिंजरा कई दिनों से बंद है, कोई इसे खरीद भी नहीं रहा। तुम इसे खोल दो और इसे खोलकर इसे ले जाकर इसमें कुछ जानवर या पशु पक्षी ही पाल लो, जिससे कि तुम्हें ज्यादा आमदनी मिल सके। हाँ, तुम ठीक कहती हो। फिर वीर जैसे ही उस पिंजरे को खोलने वाला होता है कि तभी राजा वीरेंद्र ज्ञानी बाबा के साथ झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वीर तुम ऐसा नहीं कर सकते, रुक जाओ। आप लोग कौन हैं और मुझे इस पिंजरे को खोलने से क्यों रोक रहे हैं? साधारण सा पिंजरा ही तो है, क्या दिक्कत है? नहीं वीर, मेरी बात सुनो। तुम्हें हमारी बात पर यकीन करना होगा। इसे मत खोलो। इसकी यादें जा चुकी हैं महाराज, ये दुखी है। तभी ज्ञानी बाबा अपनी झोली से एक औषधि निकालते हैं और पास में रखे पानी के ग्लास में मिलाकर वीर की तरफ बढ़ाते हैं। ये लो, ये पी लो वीर, इसे पी लो। इसे पीते ही तुम्हारी सारी पुरानी बातें वापस तुम्हें याद आ जाएंगी। पी लो। फिर जैसे ही वीर उस पानी को पीता है, अचानक उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। सारी यादें आते ही वीर की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। हाँ, हे भगवान, महाराज, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा मकसद भूल जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपने प्रेम को लेकर अपनी दुनिया में जाना है। तुम जल्दी से मुझे मेरे प्रेम को दे दो। ये पिंजरा खोल दो। तुम इतने दिनों से मेरा फायदा उठा रही थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वीर, इसने तुम्हारी पत्नी को भी अपने जादू से वश में कर रखा है। इसी वजह से तुम्हारी पत्नी इतने वर्षों से बीमार चल रही है, क्योंकि ये उसे कभी ठीक ही नहीं होने देती। ज्ञानी बाबा, अब जल्दी करिए और कोई तो उपाय बताइए। तभी ज्ञानी बाबा अचानक मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे कि आंचरी वहाँ से गायब होने लगती है और एक सुनहरे फूल में बदल जाती है। तभी साधु उस फूल को लेकर अपनी झोली में रख देते हैं। ओम, ये जहां से आई है, मैं इसे वहीं भेज दूंगा, ताकि ये फिर से राजकुमार की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। हाँ, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए बाबा जी, बस ठीक कर दीजिए। तभी ज्ञानी बाबा मंत्र पढ़कर जैसे ही उस पिंजरे की तरफ देखते हैं, अचानक पिंजरा गायब हो जाता है और राजकुमार गौतम वहाँ प्रकट हो जाते हैं। राजकुमार गौतम की आंखों से लगातार आंसू गिरते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ सहना पड़ेगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी बात काट कर एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा जो हमारे राज्य की दुश्मन बन पड़ी थी। मुझे माफ कर दीजिए।
माफ कर दीजिए। राजकुमार, जो बीत गया सो बात गई। अब हमें बस अपना एक कुशल और नया जीवन जीना होगा। भूल जाइए पुरानी सारी बातें, भूल जाइए। तभी इतने में तारा भी बिस्तर से उठ जाती है और सबके सामने आ जाती है। क्या जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। हाँ बेटी, क्योंकि तुम्हारे पति का ही ये सब पुण्य है। तुम अब कभी भी बीमार नहीं होगी। सदा खुश रहो। चलिए राजन, अब हमें आज्ञा दें, हमें चलना होगा। वीर, मेरे दोस्त, तुम फिर से हमारे राजमहल में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलिए पिताजी, चलते हैं। फिर राजकुमार गौतम राजा वीरेंद्र के साथ वहाँ से चले जाते हैं और फिर उस दिन से वीर अपनी पत्नी तारा के साथ खुशी पूर्वक जीवन जीता है और राजमहल में फिर से काम करने लगता है।